हिस्ट्री कॉन्सेप्ट बाय शशांक पाठक इस चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि शायद कुछ 1-2 मिनट हम आपके बीच आने में थोड़े से लेट हुए, बट उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और बात वही है कि देखिए, कुछ लोगों का मैसेज भी एक अलग प्रकार से आना शुरू हो जाता है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आते ही आप लोग अपने अपने प्रकार से जो उत्साह बढ़ा रहे हैं। देखिए, आ ही गया। कुछ एक विद्यार्थियों ने इस प्रकार लिखा कि हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी, तो क्षमा चाहता हूँ। बात तो वही है कि मसीहा मेरे तूने दर्द ये गम की दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। तो खैर, इन सारी बातों पर हम आपसे बात करेंगे। आज हम जिस टॉपिक पर परिचर्चा करेंगे उसके बारे में हम आपको बता दें। कल हमारे और आपके बीच में जो बात हुई थी, शायद अगर आप ठीक से याद कर पा रहे हो और मुझे भी याद हो, तो हमने आपसे कल हिस्ट्री क्या है इस पर बात की। आज हम अपने पहले टॉपिक की तरफ चलेंगे और हमारा जो पहला टॉपिक होगा वह स्टोन एज के नाम से जाना जाएगा। तो हम स्टोन एज पर आज आपसे परिचर्चा करें कि जो है हम उस पर आपसे बात करें कि उससे पहले आपको यहाँ दिखा दें कि आज हम किन किन टॉपिक पर आपसे बात करेंगे। तो हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आज हम स्टोन एज में जो है पाषाण काल के अंतर्गत आप देखेंगे कि पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। स्टोन एज का जो डिवीज़न हुआ है ये 3 पार्ट में होता है, आपको पता है। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आज हम अपने इन्हीं टॉपिक के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर परिचर्चा करेंगे और हम इस पर बात करने से पहले आपसे कुछ और बात आपसे करना चाहते हैं। देखिए, नॉर्मल आपको बताया जाता है कि जो हिस्ट्री है उसका डिवीज़न 3 पार्ट में हुआ है, एंशिएंट, मिडेवल और मॉडर्न, यानी कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात गंभीरता से समझना है, यह जो विभाजन है वो किस आधार पर किया गया है, इसको आप देख लें। दरअसल मानवीय सभ्यता के विकास में जो हिस्ट्री का जो डिवीज़न किया गया है, एंशिएंट, मिडेवल, मॉडर्न, दरअसल वह 2 आधार पर किया गया है। एक तो स्क्रिप्ट के आधार पर, लिपि के आधार पर मानव सभ्यता के इस विभाजन को दिखाया गया है, और दूसरा मानव के द्वारा प्रयोग किए गए टूल्स यानी कि उपकरण के आधार पर। अगर मानव के द्वारा प्रयोग किए गए टूल्स के आधार पर हम बात करें तो स्टोन एज होता है, जिस समय मानव ने पाषाण खंड के उपकरण का प्रयोग किया। दूसरा आप देखेंगे ब्रोंज एज होता है, जिसमें आप देखेंगे कांस्य के उपकरण का प्रयोग किया। और तीसरा आप देखेंगे आयरन एज होता है, इसमें मानव के द्वारा लौह उपकरण का प्रयोग किया गया और प्रयोग किया जा रहा है। दूसरा आधार अगर हम आप से बात करें स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, लिपि के अकॉर्डिंग, तो आप देखेंगे यहाँ पर इतिहासकारों ने लिपि के अकॉर्डिंग भी मानव सभ्यता के इतिहास को 3 पार्ट में इसका डिवीज़न किया। पहला प्री हिस्ट्री, जिसको हम प्रागैतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। सेकंड प्रोटो हिस्ट्री, जिसको हम आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। और तीसरा हिस्ट्री, जिसको हम ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। तो हम आपसे बात करते हैं कि जो ये डिवीज़न है स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, लिपि के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग पूरी हिस्ट्री को हम समझेंगे। तो लिपि के अकॉर्डिंग, स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो पहला स्टेज होता है प्री हिस्ट्री यानी कि प्रागैतिहासिक काल। सेकंड स्टेज होता है प्रोटो हिस्ट्री, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा स्टेज होता है हिस्ट्री यानी कि ऐतिहासिक काल। अब एक बात और हम आपको बता दें, ये प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री यानी कि प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इसमें डिफरेंस क्या होता है? क्योंकि जब आप इस बात को समझेंगे कि प्रागैतिहासिक काल क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है और ऐतिहासिक काल क्या है, इसके अंतर को जब आप समझ पाएंगे तो बेहतर होगा। देखिए, प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्ट्री। प्रागैतिहासिक काल के बारे में बहुत घूम के अगर हम बात ना करें, सीधी से और व्यवहारिक स्तर की बात करें, तो मानव का वह समय या इतिहास का वह समय जिस समय का मानव पढ़ना लिखना कुछ नहीं जानता था, यानी कि उसके पास किसी प्रकार की स्क्रिप्ट लिपि थी ही नहीं। एक ऐसा समय जिस समय मानव बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं जानता था, इतिहास का वह समय प्रागैतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है। सेकंड अगर हम बात करें आद्य ऐतिहासिक काल, तो इतिहास का वह काल जिस समय मानव पढ़ना लिखना तो जानता है, लेकिन हम इतिहासकार, हम शिक्षाविद या वर्तमान समय के जो भी विद्वत जन हैं, विद्वान हैं, वह जो है उस काल की लिपि को पढ़ नहीं पा रहे हैं। यानी कि वह काल जिस समय का मानव लिखना पढ़ना तो जानता था, लेकिन हम इतिहासकार उसके द्वारा लिखी गई बात को नहीं पढ़ पाते हैं, वह काल जो है प्रोटो हिस्ट्री यानी कि आद्य इतिहास के अंतर्गत आता है। और तीसरी बात हम बात कर रहे हैं ऐतिहासिक काल की, अर्थात जिस समय मानव के द्वारा लिखे गए, प्रयोग किए गए लिपि को हम वर्तमान इतिहासकार उसको डिसाइफर करते हैं, पढ़ पाते हैं, वह ऐतिहासिक काल आता है। सिंपल सी बात है, सीधी हम आपको बता दें।
प्रागैतिहासिक काल यानी कि वह समय जिस समय मानव बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं जानता था, ऐसे काल में हम स्टोन एज को पढ़ते हैं। सेकंड, आद्य ऐतिहासिक काल, जिस काल में यानी कि प्रोटो हिस्ट्री, जिस काल में मानव पढ़ना लिखना तो जानता है लेकिन हम इतिहासकार मानव के द्वारा, उस समय के मानव के द्वारा लिखी गई बातों को अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, ऐसे काल को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं और इस काल के अंतर्गत इंडस वैली सिविलाइजेशन को रखा जाता है। और तीसरा, ऐतिहासिक काल यानी कि जिस समय मानव लिखना पढ़ना, जो मानव ने लिखा उसको हम इतिहासकार पढ़ पाते हैं, वहाँ से ऐतिहासिक काल की शुरुआत होती है और वह काल 6th सेंचुरी BC से लेकर के वर्तमान समय तक आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात उपकरण के अकॉर्डिंग करें, टूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम डिवीजन को देखें तो एक स्टोन एज होता है, उसके बाद ब्रोंज सिविलाइजेशन, आप देखेंगे कांस्य युगीन सभ्यता होती है, उसके बाद आयरन एज, लौह युगीन सभ्यता। अब इन तीनों को जो है अगर हम प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री इसके अकॉर्डिंग देखें तो स्टोन एज को हम प्री हिस्ट्री यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल में रख सकते हैं, प्रोटो हिस्ट्री यानी कि आद्य इतिहास काल को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन देख सकते हैं, और ऐतिहासिक काल यानी कि अगर आप देखें तो आयरन एज। एक बार मैं फिर से थोड़ा क्लियर कर देता हूं, अगर हम टूल्स के अकॉर्डिंग बात करें तो स्टोन का टूल्स, ब्रोंज का टूल्स और आयरन का टूल्स, और स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो आप देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो जो स्टोन के टूल्स होते थे, पाषाण के उपकरण होते थे, वह प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। ब्रोंज के जो उपकरण होते थे वह आद्य इतिहास यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंतर्गत आते हैं, और जो आयरन के होते थे वह आप देखेंगे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। तो पूरे इतिहास को हम इसी तरीके से जो है अध्ययन करेंगे। तो अब हम आज प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत स्टोन एज से अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि स्टोन एज को स्टोन एज क्यों कहा जाता है, इस बात को आपको गंभीरता से समझना है। तो स्टोन एज को स्टोन एज, पाषाण काल को पाषाण काल इसलिए कहा जाता है कि उस समय मानव के द्वारा या मानव के जीवन में सबसे अधिक महत्ता किस वस्तु की थी, आप इसको देखिए। उस समय के मानव के जीवन में सबसे अधिक इंपॉर्टेंस जो भूमिका हो रही थी वो पत्थरों की होती थी। यानी कि प्रारंभिक समय का जो मानव था वह गुफाओं में रहता था, यानी पत्थर के बने, केव्स के बने गुफाओं में रहता था। हिंसक पशुओं से उसको अपनी रक्षा करनी होती तो स्टोन के बने उपकरण से अपनी रक्षा करता था। पशुओं का शिकार करना होता था तो स्टोन के बने उपकरण से पशुओं का शिकार करता था। प्रारंभिक मानव से आप और क्या उम्मीद रख सकते हैं, उसका यही समाज था, गुफाओं में रहना, शिकार करना, हिंसक पशुओं से अपनी रक्षा करना, और इन तीनों कामों में स्टोन की जबरदस्त भूमिका थी। इसीलिए इस इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए इतिहासकारों ने मानव के प्रारंभिक काल को पाषाण काल के रूप में जाना। अब ये जो स्टोन है, पाषाण काल है, इसको भी सुविधा के दृष्टि को ध्यान में रखते हुए इतिहासकारों ने पूरे पाषाण काल को 3 पार्ट में इसका डिवीजन किया। आप यहां पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर कि पाषाण काल का विभाजन इतिहासकारों ने 3 भागों में किया। पहला पूर्व पाषाण काल, जिसको हम पैलोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। सेकंड मध्य पाषाण काल, जिसको हम मिसोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। और थर्ड नव पाषाण काल, जिसको हम नियोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। और इन तीनों चरणों की अपनी अलग अलग विशेषता रही है, और इनके अंतर जो हैं उन अंतर के माध्यम से हम आपको बता पाएंगे कि इनकी अपनी क्या विशेषता रही है। तो आज हम आपसे स्टोन एज के अंतर्गत आप देखेंगे पूरा पाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक एज पर चर्चा करेंगे। एक बात और हम आपको बता दें, हम ऑफलाइन क्लास में भी इस बात को बोलते हैं और यहाँ पर भी बोल रहे हैं, और कल भी हमने आपको इस बात को बोला था कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे कुछ होने वाला नहीं है। जैसे आपकी क्लास चल रही है, इस समय मैं लाइव हूं, आप जब भी मेरी क्लास को सुने तो आप अपने नोटबुक, पेन, कॉपी साथ में लेकर के बैठें, और वहां पर कई सारी ऐसी बातें होती हैं, हो सकता है कि जो इस स्क्रीन पर नहीं लिखा हो, मेरे द्वारा बोली जा रही हो। तो आप जब अपने जो है कॉपी पेन के साथ रहेंगे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको पॉइंट आउट करना होता है, तो इस तरह से आप वहां पर पॉइंट आउट कर भी सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आज बात करते हैं पूरा पाषाण काल की। देखिए, आप यहां पर इस बात को देख पा रहे होंगे, पूरा पाषाण काल मानव के द्वारा प्रयोग किए गए उपकरण के आधार पर पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। देखिए, यहां पर पूरा पाषाण काल को भी 3 पार्ट में इसका डिवीजन कर दिया गया है, यानी कि पूरा पाषाण काल को भी 3 पार्ट में डिवीजन किया गया है। और किस आधार पर किया गया है? उपकरण यानी कि टूल्स के आधार पे। और आप यहां पर देखेंगे कि टूल्स के आधार पे जो पूरा पाषाण काल का डिवीजन किया गया है वो आप देख रहे होंगे, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, यानी कि लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड अपर पैलियोलिथिक एज। अच्छा, यहां पर जो आपको इमेज दिखाया गया है, ये जो आप चित्र आप देख पा रहे हैं, ये पूरे जो पूरा पाषाण काल को दिखाया जा रहा है। यहां पर आप देखेंगे, अच्छा, इन सारी बातों को अभी हम डिटेल व्याख्या इसकी करेंगे हम आपको।
अभी इसकी व्याख्या और करते हैं, बस एक बार आपको पहले इसका इंट्रोडक्शन हो जाए। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि देखिए पुरा पाषाण काल का मानव किस तरह से गुफाओं में रह रहा है, कैसे क्या कर रहा है, इस पर अभी हम बात आपसे करते हैं, पहले इसका इंट्रोडक्शन हो जाए। निम्न पुरा पाषाण काल, जो पहला वाला सेक्शन है लोअर पैलियोलिथिक एज, निम्न पुरा पाषाण काल में आप देखेंगे इस काल का महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। इस काल का मानव क्वार्ट्जाइट जैस्पर पत्थर से बने उपकरण का प्रयोग करता था, यानी कि जो पत्थर के टूल्स होते थे आप उनमें देखेंगे क्वार्ट्जाइट जैस्पर जैसे पत्थर से बने उपकरण होते थे। इस काल में बने उपकरण औजार को दो भागों में विभाजित किया गया है। अब आप यहां पर देखेंगे पुरा पाषाण काल, यानी कि पुरा पाषाण काल के अंतर्गत आप देखेंगे जो पहला स्टेज है लोअर पैलियोलिथिक एज, उसमें आप देखेंगे जो उपकरण था वह उपकरण यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, और इस उपकरण को हम आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान से बाहर इसका अलग अलग प्रकार से प्रयोग किया गया और अलग अलग नाम दिया गया। दरअसल पैलियोलिथिक एज में जो टूल्स प्राप्त हुए हैं वह आप देखेंगे एक तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सोहन नदी घाटी में प्राप्त हुए हैं, और दूसरा आप देखेंगे दक्षिण भारत मद्रास के पलोरम अद्रिपक्कम के आसपास के क्षेत्रों में जो है पूर्व पाषाण काल के टूल्स प्राप्त हुए हैं। तो जो सोहन नदी घाटी में जो टूल्स प्राप्त हो रहे हैं उनको कहा जाता है चॉपर चॉपिंग पेबल, और आप यहां पर देख रहे होंगे कि सोहन नदी घाटी यहां पर लिखा हुआ है कि इस प्रकार के उपकरण पंजाब, पाकिस्तान, बलूचिस्तान की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। इसी कारण से इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है, यानी कि ये चॉपर चॉपिंग पेबल है। ये जो इस पत्थर आप देख रहे हैं औजार, ये चॉपर चॉपिंग पेबल है। तो पूर्व पाषाण काल में आप देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में जो पत्थर के औजार, स्टोन के टूल्स पाए गए उनको चॉपर चॉपिंग पेबल कहा जाता है। एक बार मैं फिर आपको बता दूं, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, अभी इन सारी बातों को बड़ी सहजता से मैं आपको समझा दूंगा, बस गंभीरता से आप इस टॉपिक को देखें, क्योंकि आप जानते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत आप जो स्टोन एज का टॉपिक होता है वो बड़ा टफ और बोरिंग माना जाता है, और हमने आपसे इस बात को लेकर के वादा किया था कि पूरे टॉपिक को बड़ी सहजता के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो थोड़ा भरोसा और विश्वास रखिए, पेशेंस के साथ आप मुझे सुनिए, सारी बातों को एक इजली तरीके से मैं आपको आगे बता दूंगा। अभी तो आप देखेंगे चॉपर चॉपिंग पेबल जो पुरा पाषाण काल का टूल्स है, जो सोहन नदी घाटी में प्राप्त हो रहा है। इसके बाद आप देखेंगे हैंड एक्स, हमने कहा था ना कि दक्षिण भारत के भी उपकरण प्राप्त हुए, दक्षिण भारत में भी उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो दक्षिण भारत में जो उपकरण प्राप्त हुआ है उसको हैंड एक्स कहा जाता है। हैंड एक्स यानी कि हस्त कुठार, ठीक है। और चूंकि ये जो हस्त कुठार आपको यहां पर दिख रहा है, देखिए ये पत्थर का है हस्त कुठार। आप गांव में कुल्हाड़ी देखे होंगे, लकड़ी काटने के लिए बनाया जाता है, लोहे का बना होता है, लेकिन उस टाइम पत्थर का बना होता था, और देखिए आपको उसी प्रकार से ये रूप दिखाई दे रहा है कुठार जैसा। तो जो पूर्व पाषाण काल या पुरा पाषाण काल के अंतर्गत आप देख रहे हैं। अच्छा, पुरा पाषाण काल में हमने 3 पार्ट बताया था, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। तो आपको ध्यान क्या देना है कि इन तीनों में बड़ा बारीकी अंतर होता है। वैसे आप तीनों को एक साथ देख सकते हैं। अगर हम इस जो है उपकरण की बात करें, टूल्स की बात करें, तो निम्न, उच्च और जो है मध्य पुरा पाषाण काल, इसमें आप सारे उपकरण को देख सकते हैं, सब में सब पाए जाते हैं। तो आप यहां पर देखेंगे हैंड एक्स, हस्त कुठार दक्षिण भारत में प्राप्त हो रहा है। यहां लिखा हुआ है इस प्रकार के उपकरण मद्रास के समीप बाद मदुराई तथा अत्रिम पक्कम से प्राप्त हुए हैं। इसी कारण से इसे मद्रास संस्कृति भी कहा जाता है। आगे की हम बात करते हैं। अब आता है निम्न पुरा पाषाण काल के बाद मध्य पुरा पाषाण काल, यानी कि मिडिल पैलियोलिथिक एज। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? इस काल में जैस्पर, चर्ट, फिल्ट जैसे पत्थर के बने उपकरण का प्रयोग किया गया है। बाकी इसमें और कुछ आपको विशेष ध्यान नहीं देना है। उच्च पुरा पाषाण काल, इस काल में आधुनिक प्रारूप के मानव होमो सैपियंस का उदय हुआ, जो हमारे और आपके अग्रज माने जाते हैं। पुरा पाषाणकालीन महत्वपूर्ण स्थल, इसको आप देख लें, अभी डिटेल में हम इसकी व्याख्या करेंगे। पूरा पाषाणकालीन महत्वपूर्ण स्थल में आप देखेंगे भीमबेटका, मध्य प्रदेश, जो है यहां पर शैलाश्रय निवास। शैलाश्रय का मतलब कि शैल का बना आश्रय, जहां पर लोग रहते थे, पत्थर के बने निवास। आप देखेंगे आदमगढ़ मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहां पर शिल्प उपकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेवासा महाराष्ट्र, यहां से उच्च कोटि के उपकरण प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसके बाद आप यहां पर देखेंगे पलोरम मद्रास में पड़ता है, जहां आपको सर्वप्रथम हैंड एक्स का प्रमाण रॉबर्ट ब्रुसफुट द्वारा 1863 ईस्वी में दिखाया जाता है।
आप यहां पर देखेंगे सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, नर्मदा घाटी, सोन घाटी, तुंगभद्रा घाटी, इन सभी जगहों पर जो है पैलियोलिथिक एज यानी कि पूरा पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ऊपर की तरफ आप देखेंगे लोहदा नाला उत्तर प्रदेश, मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हो रही है, यानी कि स्टोन की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हो रही है, तो लोहदा नाला उत्तर प्रदेश से। आप आगे देखेंगे पहलगाम कश्मीर, यहां से हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हो रही है। तो पूर्व पाषाण काल में यानी कि पूरा पाषाण काल में आप देखेंगे ये सारे जो पूरा स्थल हैं, यहां से अलग अलग प्रकार से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। पूरा पाषाणकालीन अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो परीक्षा उपयोगी है, इसको आपको ध्यान देना है। इस काल को शिकारी एवं भोजन संग्राहक काल के रूप में भी जाना जाता है। मैं फिर कह रहा हूं कि बस 2 मिनट और इंतजार करिए, सारी बातें एकदम क्लियर हो जाएंगी। यहां देखेंगे आप, इस काल में मानव का जीवन पूर्णतः शिकार पर निर्भर था। इस काल में मानव को अग्नि का तो ज्ञान था, किंतु अग्नि के प्रयोग से मानव अनभिज्ञ था। कई बार स्टूडेंट्स हमसे इस बात को पूछते हैं कि सर अग्नि से मानव कब परिचित हुआ। तो देखिए यहां पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना होता है। अग्नि से मानव का परिचय होना और अग्नि का अपने जीवन में बेहतर उपयोग करना दोनों अलग अलग बात है। इस काल में मानव अग्नि से परिचित तो हो चुका था, लेकिन अग्नि का प्रयोग अपने जीवन में अपने हित के लिए कैसे करना है वह इस समय नहीं हो पाया। इससे आगे के चरण में आप देखने को मिलेगा। बात हमारी समझ पा रहे हैं ना? यानी कि अग्नि, यानी कि उसको लगता था, जैसे जंगल में आग लगती थी तो उससे वो जलता था, लेकिन उस आग का अपने जीवन में प्रयोग कैसे करना है। जैसे मांस को भून करके खाना है तो उसका अपने लिए प्रयोग हो गया। आग जला करके हिंसक पशुओं से अपनी रक्षा करनी है मानव को, तो उसका अपने लिए प्रयोग हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि आग का अपने लिए प्रयोग करना एक अलग प्रकार की बात है और आग से परिचित होना एक अलग की बात है। तो इस काल में मानव आग से परिचित तो हो चुका था, लेकिन खुद के हित में प्रयोग अभी वो नहीं कर पाया था। ठीक है, इस काल में मनुष्य का शारीरिक अवशेष नहीं प्राप्त होता है, यानी कि मनुष्य के शारीरिक अवशेष के साक्ष्य नहीं प्राप्त होते हैं। इस काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, अब इस काल के मानव के द्वारा पत्थर के बने लघु पाषाण उपकरण, सॉरी ये अगला नेक्स्ट आ चुका है। अब हम आपको यहां पर हाँ, तो यहां पर आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखा। अब एक छोटी सी कहानी हम आपको बता रहे हैं और उस कहानी को बताने के बाद ही जो है हम स्टोन एज को और बेहतर समझा पाएंगे। देखिए ये जो हिस्ट्री के अंतर्गत पहला टॉपिक होता है स्टोन एज, थोड़ा सा जो है एक बोरिंग टॉपिक के अंतर्गत आता है, लेकिन अगर अंदर से उत्साह है तो निश्चित रूप से एक ही बार में आपका तैयार हो जाएगा। दरअसल अब सारी बातों को एकदम अपने दिमाग से हटाइए, सीधी सी बात सुनिए। स्टोन एज को इतिहासकारों ने 3 पार्ट में इसका डिवीजन किया। आप मेरे साथ इसको रिवाइज करिए। पहला पैलियोलिथिक एज यानी कि पूर्व पाषाण काल, सेकंड मेसोलिथिक एज यानी कि मध्य पाषाण काल, थर्ड नियोलिथिक एज यानी कि नवपाषाण काल। ठीक है, अब हमने इस बात को बताया था कि ये जो तीनों डिवीजन है यह मानव के द्वारा प्रयोग किए गए टूल्स यानी कि उपकरण के आधार पर किया गया है कि पूर्व पाषाण काल का जो मानव है वह किस प्रकार का उपकरण करता है और किस प्रकार उसका जीवन है। मध्य पाषाण काल का जो मानव है वह किस प्रकार के स्टोन के उपकरण का प्रयोग करता है, और नव पाषाण काल का मानव। तो एक कहानी हम आपको बताते हैं और तीनों कालों को आप अच्छे से आपको इस बात को समझाते हैं। दरअसल घटना कुछ इस प्रकार की है। आप सबको पता है कि पाषाणकालीन मानव का जीवन कैसा था। हमारे शरीर पर, हमारे अंग पर वस्त्र नहीं हुआ करते थे, दिशाएं हमारी वस्त्र हुआ करती थी, और रहने के लिए जो वतन था, जो छत था, जो आवास था, वह पहाड़ी जंगलों में बनी गुफाएं हुआ करती थी। तो एक स्टोरी हम आपको बता रहे हैं और स्टोरी के माध्यम से आप देखिए कैसे जो है पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के मानव के बीच अंतर देख पाएंगे। बात हम पूर्व पाषाण काल की करते हैं। पूर्व पाषाण काल का जो मानव था वह जंगल में रहता था, जंगल में प्रकृति के द्वारा बनाई गई गुफाओं में रहता था। और आपको पता है कि पूर्व पाषाण काल के मानव का अपना कोई विशेष समाज नहीं था, उसका एक ही काम था शिकार करना, और शिकार करके कच्चे मांस को खाना और अपने परिवार का भरण पोषण करना, यही जीवन था। अब एक गुफा की कहानी हम आपको सुनाते हैं, बारीकी से सुनिएगा। पूर्व पाषाण काल की एक गुफा में कुछ परिवार के लोग रहते थे। ठीक है, अच्छा परिवार कैसे बना इस पर अभी हमें बात नहीं करनी, हमें इस बात को मान लेना है कि पूर्व पाषाण काल में लोग समूह में रहना प्रारंभ कर दिए थे और उस गुफा में कई परिवार के लोग थे। लेकिन हम 2 परिवार की कहानी बताते हैं। अमूमन ऑफलाइन क्लास में भी हम इसी एग्जाम्पल को देते हैं और यहां पर भी इसी एग्जाम्पल को दे रहे हैं ताकि आप बेहतर ढंग से समझ पाएं। एक परिवार चुन्नू मुन्नू उनके मम्मी पापा का
और दूसरा चुन्नी मुन्नी उनके मम्मी पापा का। अच्छा, बहुत सारे हमारे विद्यार्थी मुस्कुरा भी रहे होंगे और कमेंट भी देखिए उनका लगातार आ रहा है कि सर चुन्नू मुन्नू और चुन्नी मुन्नी, चूँकि अब आपको पता है कि हमारे ऐसे पात्र हैं जिनको लेकर के हम बड़ा सेंसिटिव रहते हैं और आपके बीच में लाते भी हैं इनको। कहानी कुछ इस प्रकार की है, पूर्व पाषाण काल की कहानी है। ध्यान रखना, मानव का जीवन कैसे है आपके दिमाग में आ रहा होगा। दरअसल बात कुछ इस प्रकार की है। एक बार चुन्नू मुन्नू के पापा शिकार करने गए, क्योंकि आपको पता है कि पूर्व पाषाण काल का जो मानव है उस मानव में और उस समय के पशुओं में कोई विशेष अंतर नहीं है, बस एकमात्र अंतर है शारीरिक अंतर। पशु को जब भूख लगता है तो अपने शिकार की तलाश में इधर उधर भटकता है, और जब उसका पेट भर जाता है, उसकी भूख खत्म हो जाती है, फिर वह एक जगह विराम करता है, आराम करता है। वैसे मानव भी था, जब उसको भूख लगता था तो अपने जो है भोजन की तलाश में वह इधर उधर दौड़ता था, और जब भूख मिट जाती थी तो अपने गुफा में आकर के आराम करता था। इससे ज़्यादा बहुत कुछ वह नहीं करता था। यही चुन्नू मुन्नू का परिवार करता था और यही चुन्नी मुन्नी का भी परिवार करता था। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। एक बार चुन्नू मुन्नू के पापा बच्चों के लिए, परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए जंगल में गए, और कहा जाता है कि वह पाषाण काल में ही जंगल में गए और आज तक वापस नहीं आए। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। भाव समझ में आ रहा है कि गए थे पिया शिकार करने, हो गए शिकार। भाई आप जंगल में जाओगे पशुओं का शिकार करने, तो वहाँ पर हिंसक पशु भी तो आपका इंतजार कर रहे हैं, आप भी तो उनका शिकार बनेंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कई परिवार के ऐसे लोग थे जो जंगल में जाते थे, शिकार करते थे, और बच पाए तो बच पाए, नहीं तो जीवन समाप्त हो जाता था। कुछ समय बीता, इस बार चुन्नी मुन्नी के पापा शिकार करने जा रहे थे। जैसे ही चुन्नी मुन्नी के पापा अपनी गुफा से बाहर निकले, वैसे ही सामने गेट पर आ गई चुन्नी मुन्नी की मम्मी। चुन्नी मुन्नी की मम्मी चुन्नी मुन्नी की पापा की आंखों में देखा, उनके पापा उनकी मम्मी की आंखों में देख रहे थे। क्या देख रहे थे? देखिए, यही है जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। भाई मोहब्बत के अलावा डर भी दिखता है कई बार। चुन्नी मुन्नी की जो मम्मी थी, उनकी आंखों में यही भय था कि कहीं ऐसा ना हो कि आप भी चुन्नू मुन्नू कि पापा की तरह गायब हो जाएं और मुझे कई युगों तक आपका इंतजार करना पड़े। अच्छा, इस बात को चुन्नी मुन्नी की पापा अच्छे से समझ गए। घर का गार्जियन क्यों नहीं समझेगा? वह नाराज हो गए। उन्होंने कहा एक बात बताओ, तुम उत्साह कम कर रही हो, अगर मैं जंगल नहीं जाऊंगा तो फिर भोजन की व्यवस्था कैसे होगी? और इस तरह से डांटते हुए आप देखेंगे कि चुन्नी मुन्नी के पापा कदम आगे बढ़ा ही रहे थे कि चुन्नी मुन्नी की मम्मी ने कहा कि जिन पशुओं का शिकार करने आप जाते हैं, अगर उन्हीं पशुओं को हम लोग पालतू बना लें और घर पर ही छोटा करें, यानी कि घर पर ही उनको बराबर करें और अपना भोजन बनाएं, तो कैसा रहेगा? इस बात को जो है उनके पापा ने विचार किया और बात सही था। अब इस तरह से मानव के दिमाग में परिवर्तन आया कि बात तो सही है कि जिन पशुओं का हम शिकार करने जाते हैं, अगर उन्हीं पशुओं को पालतू बना लिया जाए और पालतू बना करके ही उसे अपना भोजन बनाया जाए, तो हमें जंगल जाने की जरूरत कम पड़ेगी, या जंगल जिस उद्देश्य से हम जाते हैं शिकार करने, उस तरह से हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम भी हिंसक पशुओं से बच जाएंगे। और इस तरह से हम आपको बता दें कि मानव के मन में जैसे ही ये बात उसके दिमाग में आई, अब मानव करता क्या है कि वह शिकार करने की बजाय पशुपालन कार्यों में रुचि रखने लगता है। और जैसे ही मानव ने पशुपालन का कार्य किया, वैसे इतिहासकारों ने एक लकीर खींच दी और कहा कि मध्य पाषाण काल आ गया। अब देखिए कि पशुपालन जैसे ही शुरू हुआ, वैसे ही मध्य पाषाण काल यानी कि मेसोलिथिक एज आ गया। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा? पूर्व पाषाण काल। तो इसका मतलब पूर्व पाषाण काल का जो मानव है उसको हम शिकारी युग के रूप में जान सकते हैं कि नहीं जान सकते हैं, है ना? तो पूर्व पाषाण काल को जो पूर्व पाषाण काल का जो पैलियोलिथिक एज का मानव है, उसको शिकारी मानव के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वह कच्चे मांस को इकट्ठा करता है और अपने परिवार के लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था करता है, इसलिए उसको फूड गैदरर भी कहते हैं, भोजन को इकट्ठा करने वाला। तो पूर्व पाषाण कालीन मानव को हम जो है शिकारी युग में रख सकते हैं। और आप देखेंगे कि जब मानव पशुपालन का कार्य शुरू कर दिया, तो उस युग को हम जो है मध्य पाषाण काल के युग में रखते हैं। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। देखिए, मध्य पाषाण काल के बारे में हम बात करें तो आपको यहां पर बात को बड़ी बारीकी समझना है। मध्य पाषाण काल यानी कि डोमेस्टिकेशन पीरियड, पशुपालक युग। अच्छा, इसका मतलब आपको भी ये नहीं समझना है कि मानव जो है सिर्फ पशुपालन का कार्य करेगा। पशुपालन का कार्य तो करेगा, उसके साथ साथ शिकार भी करेगा, लेकिन प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी। पहले उसके पास कोई प्रायोरिटी नहीं थी, बस एक ही था, शिकार करना। अब क्या है? अब वो पहले पशुपालन करेगा, उसके बाद शिकार को दूसरा प्रायोरिटी रखेगा, दूसरी बात शिकार पर रखेगा। जैसे आज वर्तमान समय में हम और आप क्या हैं? पहले बिजनेस व्यापार को, अगर बिजनेस व्यापार में फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं, सेकंड प्रायोरिटी आप एग्रीकल्चर को देते हैं, थर्ड प्रायोरिटी आप पशुपालन को देते हैं।
तो ऐसे वहां पर क्या था कि अब मध्य पाषाण काल का जो मानव था वह पशुपालन को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है और सेकंड प्रायोरिटी जो है वह शिकार को देता है। लेकिन अब एक और बात समझिए, जब आप पशुपालन का कार्य करते हैं, हम और आप जब हम और आप देखते हैं कि पशुओं को पालतू बनाते हैं, तो पशुओं के लिए चारा की जिम्मेवारी किसकी होती है, उसके भोजन की व्यवस्था की जिम्मेवारी किसकी होती है? जो पशुपालन का कार्य करेगा, जो पशुओं को पालतू बनाएगा, उसी की तो जिम्मेदारी होती है। तो जाहिर सी बात है कि पशुओं के चारा की व्यवस्था जो है मानव को करना पड़ेगा। अब आप इस बात को समझिए, पहाड़ी जंगल में उतने अच्छे किस्म के चारे नहीं हो पाया करते थे जितना कि नदी के किनारे के आसपास के मैदानी क्षेत्रों में। और इस तरह से मध्य पाषाण काल में पशुपालन की वजह से मानव पहाड़ी जंगलों को छोड़ते हुए नदी के आसपास के मैदानी क्षेत्रों में आ गया। जब मानव नदी के आसपास के मैदानी क्षेत्रों में आ गया तो वहां पर उसको हरे भरे घास पशुओं के लिए मिलने प्रारंभ हो गए। सब कुछ बहुत बेहतर चलने लगा, लेकिन एक समस्या मानव को आ गई। आप देखते हैं कि जब मानव जंगल में था, पहाड़ी जंगल में था, तो रहने के लिए जो है गुफाएं हुआ करती थी। लेकिन जब वह मैदानी क्षेत्र में आ गया तो ऋतुओं ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। ठंड का मौसम, ठीक है, बारिश का मौसम, ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का मौसम, ये सारी मानव को परेशान करने लगे। और इसके लिए वह जो है फिर क्या करने लगा, एक आवास यानी कि घर बनाने के लिए या घर को प्राप्त करने के लिए इधर भटकने लगा। अब वह घर बनाने की बात सोचेगा। अब मानव के मन में आया कि रहने के लिए एक घर बनाया जाए, एक छत हो। अब वह घास फूस से बने मकान को बनाना तैयार कर दिया, साथ ही साथ पशुपालन का कार्य कर रहा है। लेकिन देखिए, जैसे ही मानव ने घास फूस का मकान बनाना शुरू कर दिया, वैसे हुआ क्या कि वहां जो पशुओं के चारा मतलब पशुपालन के कार्य हेतु जो वहां पर हरे भरे घास के मैदान थे, वह सारे समाप्त हो गए। अब मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य था पशुओं के लिए चारा की व्यवस्था करना। अब मानव क्या करता है, अपने पशुओं के साथ उस जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाता है। अब इससे क्या होता है कि वह एक जगह रुक नहीं पाता है। यह उसके लिए सबसे बड़ी समस्या का कारण रहा। पशुपालन में सबसे बड़ी समस्या होती है कि पशुओं की चारा की जिम्मेवारी आपकी होती है और जहां पर उन्हें उत्तम कोट के चारे मिलते हैं, अपने पशु को लेकर के आप वहीं जाएंगे। तो इस तरह से होता क्या था कि मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर बंजारों जैसा जीवन जीने लगा, घुमक्कड़ जीवन होने लगा। आवास जहां पर कहीं बनाता था, जैसे ही जीवन बिताने की बात यानी रहने की बात होती थी, उस आवास के नीचे अपने समय को निकालने की बात होती थी, वैसे ही सूचना मिलती थी कि यार चारा तो समाप्त हो गया। मानव बहुत परेशान होने लगा। क्रमिक विकास के इस क्रम में मानव ने अब उन्हीं पशुओं के साथ अपने जीवन में स्थायित्व ढूंढने लगा। और स्थायित्व ढूंढते ढूंढते, अच्छा आपको पता है कि मानव जीवन में स्थायित्व कब आएगा? जब मानव कृषि कार्य करना प्रारंभ करेगा। और मानव ने आगे चल करके उन्हीं पशुओं की सहायता से कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया। जब मानव ने उन्हीं पशुओं की सहायता से एग्रीकल्चर कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया, तुरंत इतिहासकारों ने एक लकीर खींच दी और कहा कि अब नवपाषाण काल आ गया, नियोलिथिक एज आ गया। तो इस तरह से आप देखेंगे एग्रीकल्चर का कार्य जैसे ही प्रारंभ हुआ, वैसे ही नवपाषाण काल आपको देखने को मिल जाएगा। और नवपाषाण काल में मानव जब एग्रीकल्चर का कार्य करेगा, तो आपको पता है कि जो समाज कृषि कार्य करता है उस समाज का स्थायित्व होता है, एक जगह उसको रहना पड़ता है। और जब मानव एक जगह रहेगा तो घर भी बनाएगा और अपने पशुओं के लिए चारा की उत्तम व्यवस्था भी करेगा। एग्रीकल्चर में खुद के लिए भोजन और पशुओं के लिए भोजन, दोनों की व्यवस्था मानव करने लगा। और जब मानव इस तरह से करने लगेगा तो बस्ती बसनी शुरू हो जाएगी और इसके बाद नए जीवन की शुरुआत हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, एक बात आपको यहां पर गंभीरता से ध्यान देना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक प्रश्न है जो मैं आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन आया पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, और दूसरी तरफ वहां पर दिया हुआ था शिकारी युग, भोजन, पशुपालन और एग्रीकल्चर, और इसको मैच करना था। तो यहां पर आप इस बात को समझिए कि पूर्व पाषाण काल को अगर हमें मैच करना है तो हम पूर्व पाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक एज को मैच करेंगे किससे? शिकारी युग, हंटिंग एज से। मध्य पाषाण काल को अगर हमें मैच करना है तो डोमेस्टिकेशन यानी कि पशुपालक, और नवपाषाण काल को अगर हमें मैच करना है तो एग्रीकल्चर। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, नवपाषाण काल में एग्रीकल्चर प्रारंभ हुआ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता है कि पशुपालन नहीं करता था मानव, या जो है शिकार नहीं करता था। करता तो था, लेकिन प्रायोरिटी अलग थी। जहां आप देखेंगे पूर्व पाषाण काल में सिर्फ वह शिकार करता है, ठीक है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन और शिकार, नवपाषाण काल में एग्रीकल्चर, पशुपालन और शिकार। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इस
से बदला, और जब मानव जीवन बदलेगा तो उसके द्वारा प्रयोग किए गए जो उपकरण हैं उनमें भी बदलाव देखने को मिलेगा। तो हम इन सारी बातों को आपसे और आगे डिटेल में करते हैं कि यहाँ पर हम आपको बता दें कि ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर आपने इस बात को देखा। तो पूर्व पाषाण काल में 2-3 बातें आपको ध्यान देनी है कि सबसे पहले पूर्व पाषाण काल में मानव ने किस प्रकार के टूल्स बनाए। तो पूर्व पाषाण काल में आप देखेंगे जो टूल्स बना वो 2 प्रकार का है, एक चॉपर चॉपिंग पेबल टूल्स और दूसरा हैंड एक्स। चॉपर चॉपिंग जो पेबल टूल्स है वह बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान क्षेत्र में सोहन नदी घाटी में प्राप्त हुआ है, और दूसरा जो हैंड एक्स है, हस्त कुठार है, वो आप देखेंगे दक्षिण भारत के मद्रास से प्राप्त होता है। कई बार क्वेश्चन परीक्षा में ये आया हुआ है कि सोहन संस्कृति और दूसरी तरफ मैच करने के लिए दिया हुआ है कि हैंड एक्स चॉपर चॉपिंग, तो सोहन संस्कृति को हम मैच करेंगे चॉपर चॉपिंग से, और वहां पर अगर दिया गया है मद्रासियन कल्चर, मद्रास संस्कृति, तो हैंड एक्स से। एक प्रश्न और बनता है कि उत्तर भारत की संस्कृति तो सोहन संस्कृति यानी कि चॉपर चॉपिंग, और दक्षिण भारत की संस्कृति यानी कि मद्रासियन कल्चर, हैंड एक्स। तो इस तरह से पूर्व पाषाण काल में उपकरण 2 प्रकार के आपको देखने को मिले। दूसरा, पूर्व पाषाण कालीन मानव का जीवन कैसा था, तो शिकार पर निर्भर था, और बाकी पूर्व पाषाण काल से आप संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप यहां पर देख चुके हैं, और आगे की स्लाइड में भी आपको देखने को मिलेगा। अब हम पूर्व पाषाण काल से आगे बढ़ते हुए मध्य पाषाण काल की तरफ चलते हैं। ठीक, डियर स्टूडेंट्स, आपको एक इंफॉर्मेशन देना था। हमारे कई विद्यार्थी लगातार कल से मैसेज कर रहे थे कि सर अगर आपके चैनल से और भी सब्जेक्ट्स हमें प्रोवाइड हों तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैंने बड़ा गंभीरता से विचार किया, क्योंकि देखिए कल भी हमने आपको इस बात को बताया था कि जब भी किसी काम को करने का मैं निर्णय लेता हूं तो हमारा प्रयास ये रहता है कि हम सबसे पहले आपको देखते हैं कि आपके साथ हम बेहतर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को हमने बड़ा विचार किया, और कुछ स्टूडेंट्स जो हमारे बड़े ही ऐसे प्रतिभावागी विद्यार्थी हैं जिनसे उम्मीद काफ़ी है, और उनसे भी हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि सर बहुत बेहतर होगा। तो हमने काफ़ी विचार किया, और विचार करने के बाद हम एक निर्णय पर पहुंचे हैं कि चूँकि हमने आपको बताया था कि हमारी क्लास थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 9:30 से 10:30 तक होगी। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि सर अगर ये कंटिन्यू क्लास हो तो ज़्यादा बेहतर है, और ये बात मुझे भी अच्छी लगी। तो अंततः हमने डिसाइड किया कि अब हम इस प्रकार से क्लास को कंटिन्यू करेंगे कि इस चैनल पर हिस्ट्री के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स की जानकारी भी आपको मिले। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे जनरल साइंस की क्लास के लिए हम एक प्रख्यात शिक्षाविद से संपर्क किए, और अभी हम जल्द ही आपको उस पर्सनालिटी से मुलाकात कराएंगे जिन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया। और फिर हमारी टीम ने ये डिसाइड किया कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इसके बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हम आपके साथ हिस्ट्री को लेकर के आएंगे। संडे को हमारी रणनीति ये है कि संडे को हम जिस टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं, जैसे स्टोन एज में आपको पढ़ा रहा हूँ, और मान लीजिए कि जनरल साइंस की क्लास चल रही है या किसी भी सब्जेक्ट की क्लास 3 दिन चल रही है, तो जहाँ तक हम टॉपिक कवर कर पाएंगे उस टॉपिक के अंतर्गत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रत्येक एग्जाम्स के, यानी कि हमने आपको बताया था ना कि हम 0 से लेकर के यूपीएससी तक के एग्जाम्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो हमारी रणनीति है कि संडे को, जैसे हमने स्टोन एज कल तक हम आपको इसको कंप्लीट कर देंगे, तो संडे को स्टोन एज से अब तक जितने प्रश्न आपकी परीक्षा, आपके एग्जाम में आए हुए हैं, सब पर हम डिस्कस करेंगे, और आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का भी आंसर हम यहाँ से देने का प्रयास करेंगे। तो इस स्ट्रेटजी पर हमारी टीम काम करेगी, और हिस्ट्री के साथ साथ अन्य सारे सब्जेक्ट्स को यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों के सुझाव हमारे लिए आदेश स्वरूप होते हैं, और कल से लगातार हम सर के संपर्क में रहे हैं और बहुत रिक्वेस्ट किए हैं। हम चाहेंगे कि सर जब आएँ तो आप लोग उत्साह बढ़ाएं, और हम एक ऐसे शिक्षाविद को, प्रख्यात शिक्षाविद को आपके बीच में बुला रहे हैं जो हमारे आदर्श भी रहे हैं और जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। और आज हमने जब उनसे रिक्वेस्ट किया तो मतलब कहने से पहले उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया, तो बहुत बहुत धन्यवाद हम सर को देंगे, और हम उनको बुला रहे हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे श्री सुधीर त्रिपाठी सर प्रख्यात शिक्षाविद हैं, पिछले 1 दशक से आपको पढ़ाने का अनुभव है, और साइंस, जनरल साइंस और साइंस टेक के रूप में आप विद्यार्थियों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं।
तो सर को हम आमंत्रित करते हैं। सर आपके बीच में कुछ बातों को रखेंगे और सर की बातों को आप ध्यान से सुनेंगे, गंभीरता से सुनेंगे, उसके बाद पुनः हम आपके बीच में कंटिन्यू होंगे। तो आई होप कि आप हमारे भी उत्साह को बढ़ाते रहेंगे। और प्रख्यात शिक्षाविद श्री सुधीर त्रिपाठी सर का मैं स्वागत करता हूँ। सर प्लीज़ वेलकम सर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि शशांक सर ने मुझे ये सब चीज़ें बता दी थी कि सर हमारे चैनल पे आइए और हमारे बच्चों का मार्गदर्शन करिए, तो मैंने उनके आग्रह को स्वीकार किया और इस माध्यम से मैं यहाँ पर आपके सामने आज लाइव हूँ। वैसे मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊँगा नहीं, मैं सिर्फ एक परिचय के माध्यम से यहाँ पर आया हूँ और मैं आप लोगों को जो बताना चाहता हूँ पहले उसको ध्यान से सुनिएगा। मैं आप लोगों के सामने लाइव आऊँगा प्रतिदिन 9:30 से लेकर 10:30 बजे के बीच में, और मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे रहूँगा, और संडे को मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराऊँगा। ये जो आपके सामने लाइव पढ़ाया जा रहा है, इसके माध्यम से हम आपको लगभग सभी परीक्षाओं की तैयारी के लिए यहाँ पर तैयार करेंगे। जीएस को लेकर के ज़्यादातर, क्योंकि जीएस एक सागर है, उस सागर में अगर आप कहीं भी गुम हो जाएंगे तो 100% ये श्योर हो जाता है कि आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। इसीलिए मैथ हो या रीजनिंग हो या इंग्लिश हो, इन सभी विषयों को जब आप पढ़ते हैं तो उसके बाद आपको जीएस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको पता होना चाहिए, अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वनडे एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होता है? जीएस। अगर आपका 50 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन में से कम आपके 35 नंबर नहीं आते या 40 नंबर नहीं आते, तो आप समझ जाइएगा कि आपका सिलेक्शन होना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसीलिए जीएस के सभी विषयों को हम इस चैनल पर लेकर के आएंगे और आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कई विद्यार्थी हमसे परिचित भी हों, या क्योंकि हम और शशांक सर कई संस्थाओं में एक साथ पढ़ा चुके हैं, तो अब हमारा ये चैनल मुख्य रूप से पीएससी, यूपीएससी, इन सब चीजों पर हम फोकस करेंगे। और विषयों को जिस तरीके से हम आपके सामने डिलीवर करेंगे, और किसी भी चैनल पर आपको वो विषय से संबंधित जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि YouTube पर कचरा बहुत है और उस कचरे को नहीं उठाना है आपको। बस उस कचरे को हम साफ करेंगे अच्छे कंटेंट के माध्यम से, ताकि आप लोगों को यह समझ में आए कि अच्छा कंटेंट क्या होता है, अच्छा विषय वस्तु क्या होती है। और याद रखिएगा, मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो होगा विज्ञान यानी सामान्य विज्ञान, और साथ ही साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। जैसा कि आप लोगों को पता है, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि अगर आपको विज्ञान विषय में रुचि नहीं उत्पन्न हो रही है, अगर आपको बोरिंग लग रहा है विज्ञान विषय, तो समझ जाइए आपका टीचर बिल्कुल भी क्या नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा आपको नहीं पढ़ा रहा है। क्योंकि बोरिंग करने वाला साइंस का अध्यापक वो साइंस का अध्यापक नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आपको विज्ञान विषय में रुचि हो रही है और आप बड़े ही आनंदमयी भाव में उसको पढ़ रहे हैं, तो समझ जाइएगा आपका अध्यापक बहुत अच्छा है। ये ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, उनके माध्यम से मैं उनको देखना चाहता हूं। वेरी फैंटास्टिक सर, दिनेश सर को लेकर आओ। बिल्कुल, दिनेश सर भी बस आ रहे हैं, अपने घर गए हैं, अभी नया विवाह हुआ है इसलिए घर जरा ज़्यादा जाते हैं वो। कोई बात नहीं, ये सब हो जाता है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए, मैं आप लोगों को साइंस का विषय पढ़ाऊंगा, और कुछ विद्यार्थी इसमें लिख रहे हैं कि मैं आपसे परिचित हूं सर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा कि मैं आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस, टेक, इन सब सब्जेक्ट्स को मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और हाँ, साइंस टेक उनके लिए पढ़ाऊंगा जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और हमारा मुख्य फोकस जो होगा वो पीएससी पर होगा। और एक बात याद रखना, किसी भी सब्जेक्ट का लेवल नहीं होता, किसी भी सब्जेक्ट का सिर्फ एक लेवल होता है। उस लेवल तक तैयारी कर लो, अपने आप आपका विषय तैयार हो जाएगा, और चपरासी से लेकर के आईएएस तक के एग्जाम के लिए वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। पहली चीज। दूसरा, कई विद्यार्थी मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं सर, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल, जैसे उन्होंने पूछा कि सर डाइजेस्टिव सिस्टम पीसीएस के लिए कैसा, कितना पढ़ना चाहिए। और एक स्टूडेंट एसएससी का होता है तो वो पूछता है सर मेरे लिए कितना पढ़ना चाहिए। तो एक बात बताओ, अगर मान लीजिए आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो आप मुंह से खा रहे हैं, तो क्या आप पीएससी का एग्जाम देंगे तो आप कहीं और से खाएंगे? नहीं खाएंगे, आप यहीं से। तो उसी को आप थोड़ा विस्तार से पढ़ लीजिए। और अगर एसएससी के एग्जाम में 32 दांत हैं
तो गारंटी दे रहा हूं पीएससी में भी 32 ही होंगे, 34 नहीं होंगे। तो इसीलिए याद रखिएगा, एक विषय का अपना एक लेवल होता है, उस लेवल को पढ़ लीजिए। आप कभी भी किसी भी एग्जाम को दीजिएगा, और हां, विज्ञान विषय अगर आप मध्य प्रदेश से संबंधित हैं तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप एमपीएसआई का एग्जाम देते हैं बेटा, तो मैक्सिमम क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से आते हैं, और आप एमपीपीएससी देते हैं तो उसमें भी साइंस का बहुत बड़ा रोल होता है। मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं, मैं आपको ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं, अभी तुरंत आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अब मैं आपसे एक कमेंट के माध्यम से चाहूंगा कि आप उसका उत्तर दें। बताइए, हमारे हार्ट का वेट कितना होता है, हृदय का भार कितना होता है? बताइए आप लोग कमेंट के माध्यम से। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसको जरूर बताएंगे। बताइए आप लोग, प्लीज पहले बताइए, थोड़ा सा लेट पहुंचता है आपके पास। कमेंट के माध्यम से बताइए कि मनुष्य के शरीर में हार्ट का वजन कितना होता है, हृदय का भार कितना होता है। केमिस्ट्री की क्लास भी होगी बालक, घबराइए नहीं। बताइए जरा से, इस उत्तर को बताइए। 15 ग्राम तुम्हारा होगा, कुत्ते का होता है इतना, ध्यान रखना, यह गलत बात है। फर्स्ट ग्रेड के लिए भी होगा 1.5 किलो, हाथी थोड़ी हो, 1.5 किलो वजन बता रहे हैं, 300 ग्राम बता रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आप लोगों के ज्ञान को मैं देख करके इस बात को आभास लगा चुका हूं कि आपका ज्ञान बिल्कुल अधूरा है और आप गलत पढ़ रहे हैं। पुरुष का हार्ट 300 से 340 ग्राम का होता है, महिलाओं का हार्ट 250 से 270 ग्राम का होता है। इसका मतलब यह हुआ कि पुरुषों का हार्ट बड़ा होता है। इसका मतलब यह भी हुआ कि पुरुष क्या होता है, बड़े दिल वाला होता है। मेल हमेशा बड़े दिल वाला होता है, फीमेल क्या होती हैं, छोटे दिल वाली होती हैं। आपने कभी ऐसी फिल्म देखी है, उस फिल्म का नाम हो बड़े दिल वाली? आज तक नहीं बनी, ऐसी फिल्म आज तक नहीं बनी, क्योंकि डायरेक्टर भी जानता है कि यह फिल्म नहीं बन सकती, क्योंकि महिलाएं क्या होती हैं, छोटे दिल वाली होती हैं। छोटे दिल का मतलब वजन में कम होता है। महिलाएं हमारी बात का बुरा नहीं मानेंगी, या लड़कियां हमारी बात का बुरा नहीं मानेंगी, लेकिन आप जानते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा सबसे बड़ा दिल वाला कौन है? सबसे बड़ा दिल वाला वही है जिसके ज्यादा चैम्बर हो। हम लोगों के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 होते हैं। और सबसे ज्यादा चैम्बर किसके होते हैं? कॉकरोच के होते हैं। तो आपने देखा होगा, जब कभी भी कॉकरोच आता है तो लड़कियां उसको देख के भाग जाती हैं। क्यों भाग जाती हैं? क्योंकि उनको लगता है बड़े दिल वाला आ गया, इसीलिए लड़कियां उसको देख के भाग जाती हैं। तो बालक, मैं आपको विषय को इतना आसान तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि आखिरकार आपने साइंस पढ़ा या आपने जीवन को जी लिया। इसी आधार पर मैं आपको सब कुछ समझाने का प्रयास करूंगा और विषय को बहुत आसान तरीके से समझाने का प्रयास। इस संसार में जितनी भी वस्तु है और जिसमें भी मास है, सब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप अपने घर में भी बैठे हैं तो किसी न किसी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, लेकिन यह फोर्स इतना कम होता है कि यह महसूस नहीं हो सकता, और वह इस संसार का सबसे कमजोर बल होता है, और इस बल को हम कहते हैं क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जाना जाता है। और बालक, ऐसे ऐसे केमिकल्स आते हैं जो आपके जीवन से संबंधित है, और सामान्य विज्ञान का मतलब यही होता है, दैनिक जीवन से रिलेटेड चीजें। तो मैं आपके कमेंट के माध्यम से यही देख पा रहा हूं कि आप लोगों का जो ज्ञान है वो थोड़ा सा कमजोर है, इसीलिए आप हमसे जुड़े रहिए और उस ज्ञान को आप लेते रहिए। तो आज हमारा सिर्फ इतना परिचय है, और उस परिचय के माध्यम से अब हम आपको मंडे को मिलेंगे सीधा 9:30 बजे, और अब आपको शशांक सर आएंगे और हम थोड़ा सा आप लोगों से बातचीत करेंगे शशांक सर के माध्यम से। आइए सर प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि हर सब्जेक्ट की अपनी एक अलग प्रकृति होती है, और चूँकि सर का एक बड़ा लंबा अच्छा अनुभव रहा है, और मैंने जब से सर से हमारी मुलाकात हुई, जब से सर के साथ हमने क्लास लेना शुरू किया, तो हमने देखा कि सर के समझाने का जो तरीका है इतना व्यवहारिक, इतना बेहतर होता है कि कई सारी बातें बड़ी आसानी से समझ में आ जाती हैं। हाँ, कई बार कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि मतलब किस तरह की बातें हो रही हैं, तो ध्यान रखना है कि हमारा अंतिम उद्देश्य होता है कि बात को समझाना। तो
आप उस बात को गंभीरता से समझेंगे। और अपने हर टीचर के अपने एक तरीके होते हैं, और सर का जो अपना ये तरीका है, विद्यार्थियों ने बड़ा सराहनीय जो है मतलब बड़ा अच्छा प्रयास रहा सर का, विद्यार्थियों ने इसको एक्सेप्ट किया, बहुत बेहतर है। आई होप कि हम आपको बता दें कि अगर आप साइंस को देखते हैं सर के साथ, अगर आप साइंस को कंटिन्यू करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, मेरा खुद साइंस बहुत वीक रहा है, तो सर के संपर्क में रहते हुए कई सारी बातें हमें तैयार हो जाती हैं, याद हो जाती हैं। तो बहुत सारे साइंस के ऐसे पार्ट होंगे जिनको बड़ी आसानी से और सहजता के साथ जो है सर के द्वारा कंटिन्यू किया जाएगा। सर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सर की क्लास रहेगी, और उसके बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हमारी क्लास रहेगी। इसके बाद संडे को यानी रविवार को त्रिपाठी सर और मेरे द्वारा अपने अपने पढ़ाए गए सब्जेक्ट्स का जो है, जिस टॉपिक को हम और आप पढ़ाएंगे उसका सर हम लोग कई विद्यार्थी ये कह रहे हैं कमेंट के माध्यम से, मैं वही देख रहा था कि सर ज्योग्राफी की क्लास होगी। बिल्कुल होगी, ज्योग्राफी भी होगी, पॉलिटी भी होगी। हम इस चैनल को मुख्य फोकस कर रहे हैं यूपीएससी, पीएससी, क्योंकि हिंदी माध्यम का जो छात्र है वो इतना शोषित छात्र है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। वह इतनी मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद उसका जब परीक्षा में सफलता नहीं मिलती है तो हताश निराश होता है कि सर क्या मात्र और मात्र वह अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी है इसलिए वह सिलेक्ट हो गया? नहीं बालक, हम में कमी है और उस कमी को मैं समझ गया हूं। मैं समझने के साथ साथ में मैं उसका आभास भी कर चुका हूं। मैं आपसे बिल्कुल कहना चाहता हूं कि हिंदी माध्यम के छात्र अब घबराएं नहीं और पैसे को लेकर भी परेशान ना हो। बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं आपको यहां पर, हम और हमारी टीम पूरी तरीके से गाइड करेगी और आप बड़े से बड़े एग्जाम को क्रैक कर जाओगे। तो गंभीरता से आपको अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। और संडे को हमने जैसा आपको बताया कि हमारे द्वारा जो कवर किए गए टॉपिक होंगे और सर के द्वारा, तो उन सभी टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अब तक एग्जाम में आए हुए हैं उन पर हमें डिस्कस करना है। और मीडियम पर एक हम आपसे एक बात बोलना चाह रहे हैं, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं, हमारी शुभकामनाएं दोनों माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है। इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी जब कभी मुझसे मुलाकात किया और हमने देखा, जब हमने उनको बताया कि आपको इस तरीके से पढ़ना है, तो आप बुरा नहीं मानेंगे, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को मैं बोल रहा हूँ, बुरा नहीं मानेंगे। इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी टू द पॉइंट और एक स्ट्रेटजी के साथ वो जो है उस बात को मानते हैं और जो है अपनी तैयारी को आगे रखते हैं। हिंदी माध्यम का जो विद्यार्थी होता है थोड़ा सा मतलब बिखराव हो जाता है। मैं खुद हिंदी माध्यम का विद्यार्थी रहा हूँ, तो इस चीज़ को मैंने देखा और महसूस किया। तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी सहजता और सजगता के साथ जो है क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे, उनका रिजल्ट निश्चित रूप से आएगा। और इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं वो अपनी मेहनत को बरकरार रखें और लगातार आप आगे बढ़ते रहें, तो दोनों माध्यम के विद्यार्थियों को लगातार सहयोग प्राप्त होता रहेगा। और वनडे एग्जाम के लिए भी हमारा एक चैनल है और उसके माध्यम से हम आपको भविष्य में जोड़ने वाले हैं, ठीक है? तो इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। उसमें इंग्लिश भी मिलेगी, मैथ भी मिलेगी, लेकिन ये चैनल जो आपको होगा वो ज़्यादातर जीएस को लेके फोकस होगा। आप एग्जाम की चिंता मत करिए, हम एक टॉप लेवल तक आपको पढ़ाएंगे और उस टॉप लेवल से आप आसानी से क्या करेंगे, अपने एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। जी हाँ, तो हम एक बार आपको फिर से कंफर्म कर दें कि हम हर टॉपिक को बेहतर ढंग से कवर करेंगे और उस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, आप भरोसा और विश्वास रखिए, उस सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करने की जिम्मेवारी हमारी होगी। बस आपका मेहनत और सहयोग बना रहे, क्योंकि हिस्ट्री जो है अभी हमने शुरू किया था और आज हमने प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत स्टोन एज में जो पैलोथिक एज है उस पर हमने आज आपसे क्लास डिस्कस किया। सेकंड हमारी क्लास जो कल होगी वो मध्य पाषाण काल मिसोलिथिक एज से होगी। मैं आपको बता रहा हूं कि आप इस क्लास को एक दो बार और आप जो है इसको अध्ययन करेंगे, सुनेंगे, जिससे ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुकी है। पहला टॉपिक होता है थोड़ा सा बड़ा, सब आपस में हौश पौश होता है। कई विद्यार्थी मैसेज भी कर रहे हैं कि सर थोड़ा सा ये बड़ा गंभीर सेक्शन होता है, तो हम इस बात को मानते हैं, लेकिन हम बार बार इस टॉपिक को जब तक आप समझते नहीं हैं तब तक हम इसको पढ़ाते रहेंगे और उसके बाद हम आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आपका लगातार सहयोग बना रहा, इसके लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद। आपका लगातार कमेंट भी आ रहा है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपसे जो भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं उन तक आपको इस चैनल को प्रमोट करने की बात नहीं है, बस आप उनको इसकी सूचना दें, वो भी लाभान्वित हों और हमारा भी उत्साह बना रहे। कल आपने लगातार मैसेज किया, कमेंट किया कि सर मैं मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से हूँ, राजस्थान से, हरियाणा से, दिल्ली से हूँ। आप विश्वास करिए कि इतना उत्साह रहा कि हमने कल रात में ही सर को कॉल किया और सर ने हमारी इस निवेदन को बड़ी सहजता से स्वीकार किया। मैं एक बार फिर से त्रिपाठी सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ और अपने सभी स्टूडेंट्स को एक बार फिर से धन्यवाद। आज आप हमें इजाज़त दें, कल हम अपने टाइम से क्लास को कंटिन्यू करेंगे और अपनी क्लास को आगे और भविष्य में चल करके मैं ये भी कहना चाहता हूं कि एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, इसके अलावा आरएएस, इनके लिए स्पेशल क्लासेस जो होंगी
वो एमपीपीएससी जो स्पेशल होता है, यूपीपीएससी जो आपका स्पेशल होता है, उसमें स्पेशल क्लासेस भी लगाई जाएंगी जो केवल उत्तर प्रदेश के बारे में और मध्य प्रदेश के बारे में भी होगा। राजस्थान के बारे में भी विशेष रूप से चीज़ों को पढ़ाया जाएगा। और इसी तरीके से कुछ इतिहास के पन्नों में मध्य प्रदेश को या उत्तर प्रदेश को अलग अलग तरीके से भी देखा गया है, तो उसको भी यहाँ पर विस्तार से समझाया जाएगा, ज्योग्राफी से लेकर के सभी विषयों तक। तो इसीलिए आप हमसे जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको लाइक करवाएं, इसके अलावा सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि हम आप देखो क्या होता है, आपका कमेंट जब आता है तो हम इतना उत्साहित हो जाते हैं कि हम लोगों को यही नहीं समझ में आता कि हम लोग करें तो क्या करें। बच्चा इतना पसंद कर रहा है तो हम यही सोचते हैं कि आखिरकार इन बच्चों के लिए क्या कर दें। अभी समझ जाइए 10:30 बजने वाले हैं और बेटा अभी हम 2 बजे तक पढ़ेंगे और फिर आपके लिए अच्छा कंटेंट तैयार करेंगे और इस तरीके से कलरफुल जो आपको अभी सर पढ़ा रहे थे वो करेंगे। हमारे साथ हमारे बैक में भी टीम है पूरी, और जान लीजिए मैडम हैं, बहुत सारे लोग हैं जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं और सिर्फ इसी कंटेंट के लिए। तो इन्होंने क्या कहा कि सर आप भी हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि बच्चे हमारे साथ में बहुत जुड़े हुए हैं और जो हमारे ऊपर बहुत ही विश्वास करते हैं। तो बालकों, विश्वास बनाए रखिए, हम आपके साथ में बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। तो इसी के साथ में आपका आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।